फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पांचवा लेक्चर है वो सूट ऑफ द सिविल नेचर है। सूट ऑफ द सिविल नेचर सोसाइटी के बदलते हुए रूप का एक डायमेंशन है कि कैसे जुडिशियल एस्पेक्ट को सोसाइटी में जब बदलाव होता है, जब सिविल सोसाइटी में बहुत सारे सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं तो कैसे जुरिडिक्शन का डिवीजन हो जाता है। तो सेक्शन 3 ऑफ द सीपीसी में हमने डिस्कस किया था कि सिविल कोर्ट वही कोर्ट होती है, केवल वही कोर्ट होगी जो हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, सेक्शन 3 में। इसके साथ साथ एक सेक्शन 4 और भी है जो सेविंग्स लॉज बनाते। सेविंग्स मतलब प्रोटेक्शन, किसी एक्ट को प्रोटेक्ट करेगी कि अगर उस एक्ट और सीपीसी एक्ट में कन्फ्लिक्ट हो तो जो एक्ट है वही अप्लाई करेगा। ये तो प्रिंसिपल है कि जब कोई स्पेशल एक्ट बन जाता है और जनरल एक्ट से कोई कंट्राडिक्शन है तो स्पेशल एक्ट ही अप्लाई करेगा, सिविल एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। तो ये जो सिविल कोर्ट है ये ओरिजिनल कोर्ट है, मौलिक कोर्ट है। सारे मैटर जो सिविल नेचर के थे इसके पास लाए जाते थे और अभी लाए जा सकते हैं। और सेक्शन 9 ये कह रहा है, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि सारे मैटर सिविल कोर्ट एक्सरसाइज अपना जुरिडिक्शन करेगा। लिखा गया है द कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन, द कोर्ट शैल एक्सरसाइज ए जुरिडिक्शन, द कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। तो सेक्शन 9 ये कह रहा है कि सिविल नेचर जितने सूट हो सिविल कोर्ट को उसको निपटाना होगा। शैल का क्या मतलब हुआ? शैल का मतलब हुआ आप मना नहीं कर सकते। तो शैल का 2 अर्थ हुआ। एक अर्थ तो यह हुआ कि यह कोर्ट की पावर है, कोर्ट के अलावा इसे कोर्ट और डिसाइड नहीं करेगा। दूसरा यह है अगर यह कोर्ट में गया तो कोर्ट इसे डिसाइड करने से मना भी नहीं कर सकता। जैसे फैक्ट इन इशू, जब सेक्शन 3 में आप एविडेंस डिस्कस कर रहे थे तो फैक्ट इन इशू क्या है? ऐसा मैटर जो कोर्ट के सामने लाया जाए और जिस पर कोर्ट अपना जजमेंट देने के लिए बाउंड हो, बाध्य हो, वो चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल हो, वो एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन सिविल 3 में उसी को अलग तरीके से कहा गया है। अगर कोई ऐसा मैटर जो सिविल नेचर का हो सिविल कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट को उससे कोई पावर छीन नहीं सकता, और अगर कोर्ट के सामने लाया जाता है तो कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देने से मना भी नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो सिविल कोर्ट क्या है? एक मेगा कोर्ट है, एक मदर कोर्ट है, एक इनहेरेंट कोर्ट है जो था, है और रहेगा। जब कोई कोर्ट नहीं था तो सिविल कोर्ट था, कोई कोर्ट रहे न रहे सिविल मैटर के लिए सिविल कोर्ट रहेगा। एक जनरल प्रोपोजिशन है सिविल कोर्ट के बारे में। अब ध्यान रहे कि जैसा मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 3 में सिविल कोर्ट केवल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, तो यहां अब सिविल कोर्ट तो वही होगा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी। लेकिन सारे मैटर्स जो आज निकाल करके ट्राइब्यूनल को दे दिए गए, जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हुआ, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हुआ, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हुआ, लोन ट्राइब्यूनल एक्ट ट्राइब्यूनल हुआ, ये सारे पहले कहां थे? ये सारे पहले हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट वाले सिविल कोर्ट के पास थे। लेकिन जब इनसे मैटर निकाल के बाहर कर दिया गया तो अब वो कोर्ट तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में रहे नहीं, इसलिए वो कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैटर जो सिविल रहेगा ही। तो अब सेक्शन 9 में ये कह रहा है कि सिविल नेचर का कोई भी सूट हाई कोर्ट, किसी सूट पर हाई कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगा। शैल ना तो मना कर सकता है न इसे कोई छीन सकता। लेकिन एक्सेप्ट, अब यहां अपवाद की बात करता है, एक्सेप्ट ऐसे मैटर्स जिनको लॉ बना करके, लॉ स्टेट भी बना सकती है, सेंट्रल भी बना सकती है, क्योंकि सीपीसी कंग्रेस लिस्ट में है। अगर लॉ बना करके कोई मैटर सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया है तब सिविल कोर्ट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो सिविल मैटर वही मैटर जो सिविल कोर्ट के पहले पास हुआ करते थे, कभी एक बार में, 2 बार में, या धीरे धीरे आप देखेंगे लॉ बना करके
उसे सिविल कोड से बाहर ले लिया गया। जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है 1947 में, इनकम टैक्स एक्ट है 1961 में, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल एक्ट है 1965 में, 71 में। तो धीरे धीरे सेल्स टैक्स ट्राइब्यूनल एक्ट है। जितने भी एक्ट हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, ये कहां से टूटे हैं? इनका जुरिस्डिक्शन सिविल कोड से ही आया है, ले लिया गया है। तो ये कह रहा है कि जो लॉ बना करके लीगली या तो एक्सप्रेसली कह दिया गया लॉ में कि सिविल कोड इन पर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, या अगर नहीं भी कहा गया है तो उस एक्ट से ये इन्फ्रेंस निकलता हो कि ये मैटर सिविल कोड का नहीं होगा, बल्कि उस कोड का होगा जहां जिससे रिलेटेड ये मैटर है। जैसे रेंट ट्राइब्यूनल है तो किराएदारी से सारे मामले रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, और रेंट कंट्रोल एक्ट में लिख भी दिया गया है कि रेंट ट्राइब्यूनल में जो किराएदारी का या रिकवरी का जो इशू होगा उसको रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करेगी, न कि सिविल कोड डिसाइड करेगी। यहां एक्सप्रेस बार हो गया, सिविल कोड पर लिख दिया गया कि सिविल कोड अभी डिसाइड नहीं करेगा। तो जो एक्सेप्शन है ये कह रहा है आइदर टेकन अवे बाई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अगर एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से सिविल जुरिस्डिक्शन को सिविल कोड के जुरिस्डिक्शन को रोध कर दिया गया, बार कर दिया गया है, केवल तभी सिविल कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा। जैसे ये आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट है, ठीक है, सेक्शन 8 में लिखा गया। तो आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट ये एक अलग एक्ट है, ये नॉन जुडिशियल एक्ट है। और जो आर्बिट्रेशन होता है इस पर आप देखिए अब तो अमेंडमेंट हो गया, डिक्री होने लगी है। पहले डिक्री नहीं होती थी। 1947 के आर्बिट्रेशन एक्ट में अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड मिलता था तो पहले सिविल कोर्ट के पास डिक्री होती थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब सिविल कोर्ट से ले लिया उसने। अब ये कह दिया गया एक्ट में, 1996 के एक्ट में, कि सिविल कोर्ट से मैटर ले तो लिया ही गया है, साथ ही साथ जो अवार्ड देगा ट्राइब्यूनल दैट अमाउंट्स टू ए डिक्री, अब इसके इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सिविल कोर्ट की पावर को ले लिया गया, क्योंकि जब डिक्री के बराबर हो गया अवार्ड तो सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है। तो अब ये एक्सप्रेस एक्सक्लूजन हुआ, साफ साफ कह दिया गया कि अब सिविल कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। सेक्शन 8 को देखिए, इसी एक्ट के आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट के सेक्शन 8 में कहा गया है कि अगर एक मैटर को एक पार्टी कोर्ट में ले जाती है, सिविल कोर्ट में ले जाती है, मैटर पेंडिंग है, लेकिन दोनों पार्टी कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि कोर्ट में टाइम बहुत लगेगा, पैसा ही बहुत लगेगा, क्यों ना हम लोग इस इशू को आर्बिट्रेशन से निपटा लें। तो दोनों एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के सामने, सिविल कोर्ट के सामने। इस प्रोविजन सेक्शन 8 में है, सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड हो गया। साफ साफ लिखा गया है कि अगर पार्टी एप्लीकेशन देती है कोर्ट के सामने, हमारा मैटर शिफ्ट करके आर्बिट्रेशन लाया जाए, तो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार हो गया। अब उस मैटर को आर्बिट्रेशन को रिफर करना ही पड़ेगा उसको। इसे कहते हैं एक्सप्रेस बार। अब इंप्लाइड बार क्या होता है? इंप्लाइड बार वो बार होता, वो रोध होता है जहां कुछ न लिखा हो कि सिविल कोड अप्लाई करेगा नहीं करेगा, लेकिन लॉ साइलेंट हो। लॉ साइलेंट हो, लेकिन अगर हमने जो काम पहले सिविल कोड करता था वो काम मैंने दूसरे को दे दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आज से वो काम वही करेगा जिसको मैंने दिया है। जैसे रेंट का निपटारा 1947 के पहले सिविल कोड करता था, अब हमने दे दिया रेंट कंट्रोल को। इलेक्शन का चुनाव, एमपी एमएलए का चुनाव या मताधिकार का चुनाव इलेक्शन ट्राइब्यूनल एक्ट 1971 बनाने के पहले सिविल कोड करता था, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दिया। इसमें कुछ भी न लिखा गया हो सिविल के बारे में कि बार किया गया या नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए कोई हमने अलग कोड बना दिया है, वो मैटर उसी कोर्ट में जाएगा। ऐसे इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नहीं लिखा गया है सीपीसी के बारे में, लेकिन इनकम टैक्स के बारे में सारी प्रोसीडिंग्स उस एक्ट में दी गई है। इसे कहते हैं इंप्लाइड बार। तो जहां एक्सप्रेस तरीके से बार तो ना हो, लेकिन सारी कुछ वो कर दी गई, वो
सारे राइट्स, सारी प्रोसीडिंग्स वो दे दी गई हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में सीपीसी सारे प्रोसीडिंग्स लागू होंगी। तो जब सीपीसी सारे प्रोसीडिंग्स लागू होंगी तो सिविल कोर्ट पास क्यों जाएंगे आप? जो प्रोसीडिंग्स वही कोर्ट अप्लाई करेगा, इसको कहते हैं इम्प्लाइड बार। तो चाहे एक्सप्रेस बार हो चाहे इम्प्लाइड बार हो, कोर्ट से जुरिडिक्शन विड्रॉ कर सकती है यूनियन और स्टेट, पार्लियामेंट और स्टेट विधायिका, क्योंकि सीपीसी कंकरेंट लिस्ट में है और इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बन सकता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट बनाती है, या डेट रिकवरी एक्ट ने पार्लियामेंट ने बनाया है। लेकिन अब ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है इसको स्टेट ने बनाया है, जब चाहे तो अबॉलिश कर दे, स्टेट एक्ट है। लैंड, ये जो जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट में जो 1901 का रेवेन्यू एक्ट है, ये यूपी का एक्ट है। तो स्टेट या यूनियन दोनों विधायिकाओं को सीपीसी पर लॉ बनाने की पावर होती है, और लॉ बना करके या तो सिविल कोर्ट से पावर छीन सकते हैं या उन्हें पावर दे सकते हैं। जैसे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट आप देख लीजिए 1954 का, जिसमें चकबंदी की प्रक्रिया का सिविल कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कंसोलिडेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं, चकबंदी की अलग कोर्ट होती है, उसका कमिश्नर होता है, एसओसी होता है, एसओ होता, सीओ होता है, एक अपील की हायरार्की होती है। जब सारी अपील पूरी हो जाती है तब आपकी जो अपील का प्रोविजन आता है वो उस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास सीधे सीधे आ जाएगा या हाई कोर्ट के पास आ जाएगा, सिविल कोर्ट के पास वो सीधे सीधे नहीं जाएगा। तो सेक्शन 9 में ही लिखा गया है कि सिविल कोर्ट के पास सारा सिविल जुरिडिक्शन है, सिविल नहीं, सिविल नेचर का। तो सिविल नेचर कैसे अंतर करेंगे आप? सिविल जुरिडिक्शन, सिविल मैटर्स, मैटर ऑफ सिविल नेचर। सिविल मैटर वो मैटर होते हैं जो जिसमें कोई रेवेन्यू, कोई एग्रीकल्चर, कोई पब्लिक डेट, कोई सेल्स का मैटर, कोई किराएदारी का मैटर सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब ये सूट ऑफ सिविल नेचर्स का मतलब हुआ कि जो मैटर सिविल नेचर के होते तो हैं, लेकिन जिसमें सिविल कोर्ट को हियर करने से, डिसाइड करने से रोक दिया गया है। जैसे इनकम टैक्स वाला मैंने इलेक्शन का मैटर बताया आपको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताया मैंने आपको, इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन बताया मैंने आपको, ये आपका आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट में मैंने डिस्कस किया आपको। ये सारे मैटर सिविल मैटर हैं, लेकिन सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए हैं, रोधित कर दिए गए हैं, या खुल करके या इम्प्लाइडली। इसलिए सिविल कोर्ट इन मैटर को नहीं सुन सकेगा, क्योंकि सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन का इन मैटर पर बाहर कर दिया गया, रोक दिया गया है। तो सेक्शन 9 में एक कहानी तो ये हुई। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको कि ये बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक मैनिफेस्टेशन है। समय समय पर चाहे प्रोसीजर लॉ खास तौर से, चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी हो, उसमें बदलाव करना होता है, और चेंज को एक्सपेडाइट करने के लिए, कन्वीनियंटली चेंज हो सके, इसके लिए इसे कोड कहा गया है। इसलिए देखिए एक्ट नहीं कहते, क्योंकि एक्ट में फिर चेंजेस में बहुत दिक्कत होती है। तो अब यहां पर ये दो प्रोविजन सेक्शन 9 में दो एक्सप्लेनेशन जोड़े गए हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो इंडियन सोसाइटी क्या है? इंडियन सोसाइटी में जिसको देखिए सड़क पर जाएगा, हनुमान जी दिखेंगे, अपना हाथ जोड़ देगा, कोई कोई हाथ पैर पड़ जाएगा। बहुत लोग जितने मंदिर दिखेंगे उतने में पूजा करते हैं। आप शनि व्रत भी रखे हैं, मंगल का भी रखते हैं, हनुमान जी का भी रखते हैं, दुर्गा जी का भी रखते हैं। 7 महीने अगर 20 एक हफ्ते में अगर 20 दिन भी हो तो 20 दिन कोई न कोई तरीके से आप भगवान की पूजा करेंगे। ये हिंदू सोसाइटी है या इंडियन सोसाइटी है। मुसलमान भी करता है, तरह तरह से करता है, मजार पर भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, और उसके सारे प्लेसेस भी हैं वहां भी जाता है। तो इंडियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो धर्म भीरू सोसाइटी है। और अब देखिए रिलीजियस में जैसे महंत लोग होते हैं, हिंदू लॉ में जो
शबैत और महंत दो कैटेगरी होती है हिंदुला में, आप देखेंगे तो शबैत की कैटेगरी टोटल मंदिरों में होती है और महंत की कैटेगरी मठों में होती है। तो मठों का नेचर टोटल रिलीजियस नहीं होता, फिर भी आप देखिए गेरुआ वस्त्र पहने हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, चंदा मांगने चले जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि इंडियन सोसाइटी बाय एंड लार्ज आज भी बजाय सिविल सोसाइटी की जगह वो रिलीजियस सोसाइटी थी। हर जगह मंदिर मस्जिद, दो धर्म, खास तौर से मंदिर खास तौर से। तो अब ये इसको कोप अप करने के लिए हमारे पास कोई कोर्ट नहीं थी। धार्मिक विवाद कैसे सुलझाएंगे? ये तो भगवान की आस्था का प्रश्न है। कोर्ट में जाएगा तो कहेगा नहीं भगवान की आस्था। आप याद करिए संतोषी देवी वाला केस जब आया था टॉट में, राज कपूर वाला, जिसमें कहा कि पिक्चर न दिखाया जाए क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था का प्रश्न है, हमारा धार्मिक अधिकार हर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सिविल राइट है, धर्म से रिलेटेड सिविल राइट है, ये पिक्चर दिखाने वाले का, देखने वाले का अधिकार है। अगर आपका धार्मिक अधिकार हर्ट होता है तो आप मत देखिए। संतोषी माता को अभी भी देखिए तमाम बलवा होता रहता है, कोई धार्मिक पिक्चर आ जाए, कोई कैरिकेचर कर दिया जाए किसी का। अभी देखिए पेरिस में एक टीचर को मार दिया, गला काट दिया एक मुस्लिम मौलवी ने, इसलिए कि उसने उनके भगवान की, क्या नाम था, जो मुस्लिम गॉड होते हैं, उनको उनकी व्यंग निकाला था। तो ऐसी सोसाइटी में अगर रोज झगड़ा हो रहा धर्म को लेकर के, वहां पर कोई कोई प्रोविजन लाना जरूरी था। और जो सेक्शन 9 के 2 एक्सप्लेनेशन है यही चीज कह रहा है। अब आप देखिए, इसके पहले 2 मिनट समझ लीजिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्लास 1 में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर राइट्स ऑफ द अदर पर्संस। मतलब फंडामेंटल धार्मिक अधिकार का प्रयोग करने से पहले दूसरों के अधिकारों पर ध्यान दीजिए। आप अगर लाउड स्पीकर लगा के नमाज पढ़ रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो हमारा एग्जाम भी है, हमारे फंडामेंटल राइट टू स्टडी हमारा हर्ट हो रहा है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 25 में। और नीचे क्या दिया गया है? नीचे दिया गया है कि स्टेट को पावर है कि धर्म से जुड़े, ध्यान रखिएगा, धर्म से जुड़े जितने सेकुलर या फाइनेंशियल नेचर के मैटर्स हों उस पर स्टेट लॉ बना सकती है। तो अब ये बड़ा मुश्किल है। जैसे अब आप मंदिर में जाते हैं, दान देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, पुजारी कहता तो उन्हें चढ़ावा नहीं चढ़ाया, यहां दान करिए, गुप्त दान करिए। ये सब अधिकार धार्मिक अधिकार हैं या सिविल राइट है? आपको मंदिर में जाने से रोक दिया कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं, तो आप देखिए 25 में नीचे जोड़ा गया है कि मंदिरों में जाने से जो रोका जाता है उसके अगेंस्ट में स्टेट लॉ बना सकती, बना भी दिया है। तो बहुत सारे अधिकार जो पहले धार्मिक अधिकार थे पोंगापंथी के नाम पर या कास्ट हायरार्की के नाम पर, आज वो सिविल राइट हो चुके हैं। तो धार्मिक अधिकार को एक्सप्लेनेशन दोनों में सिविल राइट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कहा गया है कि ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी आर टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may be entirely on the decision of the questions as to religious rites or ceremonies. मंदिर के पास कोई प्रॉपर्टी है, मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा हो रहा है या बेईमानी हो रही है, उसमें से एक ट्रस्टी कोर्ट चला जाता है या बाहरी आदमी कोर्ट चला जाता है, साहब देखिए ये मारकाट मचाए हैं, सारा मंदिर को मिसयूज कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, पब्लिक मनी। तो पुजारी कहता नहीं नहीं धार्मिक आस्था है। तो अब ये धार्मिक आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि ये सिविल राइट है। सिविल राइट का क्या होता है? मंदिर में पूजा करने का अधिकार, मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसके मिसयूज न होने का अधिकार है, आपका राइट है। तो पब्लिक सर्वेंट आप हाई कोर्ट में PIL भी कर सकते हैं और सिविल कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। या आप महंत हैं, अपॉइंट किया गया महंत आपको, तो महंत आपकी पोस्ट है, लेकिन कुछ दिन बाद तनख्वाह देना, चढ़ावा देना बंद कर देते हैं ट्रस्टी लोग। तो ये राइट टू पोस्ट
मंदिरों की जो पोस्ट होती है, देखिए जैसे पता लगा कि जिसको वेद का ज्ञान होगा वही आदमी पुजारी होगा, तो ये क्वालिफिकेशन अटैच हो गई। अगर मंदिर में पूजा के साथ साथ कोई सेकुलर डायमेंशन जुड़ा हुआ है, तनख्वाह का मामला हो, चढ़ावे का मामला हो, गुरु दक्षिणा का मामला हो, तो क्या चढ़ावा रुपया और नोट क्या धार्मिक होता है? चढ़ावा क्या धार्मिक होता है? धार्मिक तो केवल धर्म होता है, पूजा करिए। तो पूजा करने से रिलेटेड जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं, जैसा सरकार ने कहा कि अब कोरोना वायरस फैल गया है, मंदिर में कोई नहीं जाएगा 3 महीने तो 4 महीने तक, तो मंदिर में न जाना क्या हुआ? आपके धार्मिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं क्या? कितना बवाल हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर से कहा कि नहीं, अल्लाह के दरबार में जाना जरूरी है। कोर्ट कहती नहीं, या सीपीसी का अध्यक्ष प्रेसिडेंट कहता नहीं, ये धार्मिक मामला नहीं है, ये सेकुलर मामला है, आपकी सेफ्टी का प्रश्न है। इसी तरीके से मस्जिद वाले कोई विवाह हो गया 10 वक्तों में, ये सेकुलर मैटर है। किसी की दरगाह को हटा दिया, मकान बनना है, बिल्डिंग बननी है, सड़क चौड़ी होनी है, तो कब्र को हटा दिया, ये सिविल मैटर है। जब आप कोर्ट में लेके जाएगा तो कोर्ट कहेगा धर्म से जुड़ा हुआ ये सिविल मैटर है। और इन एक्सप्लेनेशंस में यही बात की गई है कि धर्म से जुड़े सारे मैटर जो सेकुलर नेचर के हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं, वो सारे राइट्स सिविल राइट्स होते हैं और उन पर सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। तो क्या होता है मंदिर में? मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर में कब्जा कर लिया है, हमारी जमीन, हम कोर्ट में जाते हैं लेकर के कि साहब इन्होंने देखिए हमारी जमीन में कब्जा कर लिया है, ना तो प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हुआ है और कटिया लगा के बिजली चला रहे हैं, पानी का बिल भी गलत तरीके से, पानी भी गलत तरीके से ले रहे हैं, बिल हमको भरना पड़ रहा है, तो क्या हुआ? मंदिर ये नहीं कहेगा। ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है, क्योंकि जो कुछ भी करना हो आपको लॉ की पेरिफेरी के भीतर करना है। अभी आप जब आर्टिकल 26 पढ़ेंगे तो जो प्रॉपर्टी मंदिर की बनाते हैं दैट शुड बी लॉफुल, और इलीगली नहीं बना सकते, अदरवाइज मंदिर तोड़ दिया जाएगा आपका। अगर लॉफुल मंदिर टूटेगा तो मुआवजा मिलेगा आपको, लाइक हाउस। तो मंदिर इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी। आस्था अगर है तो पूजा करिए, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, मंदिर जुड़ा हुआ या मंदिर से जुड़ा हुआ किसी पोस्ट को लेकर विवाद हो, जैसे बहुत सारी मंदिरों में जगह जगह पोस्ट होती है, साउथ इंडिया में अलग नाम होता है, आचार्य का, आचार्य, पुरोहित, गुरुजी, ये सब क्या पोस्ट होती है, जो 700 साल से, 800 साल से या 100 साल से परंपरा चली जा रही है कि एक ट्रस्ट चुनेगी। यार जो ट्रस्ट को बनाने वाला है, रिलीजियस ट्रस्ट को, उसने कोई अपॉइंट कर दिया कि ये एंजॉय करेंगे, इनका पूरा परिवार, जो पीढ़ी होगी वही राइट एक्सरसाइज करेगी। उस कस्टम राइट को छीन लिया गया, इंटरप्ट कर दिया गया। यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो धर्म से जुड़े मामले जितने मैटर हैं, केवल पूजा को छोड़ करके, आरती को छोड़ करके, यहां तक कि अगर आरती से प्रदूषण होता है तो स्टेट उसको भी पोल्यूशन एक्ट में मना कर सकती है। कोई भी मैटर जो पॉल्यूट करता है सोसाइटी को, आप देखिए 3 पोल्यूशन एक्ट बनाए हमने, मैरिटाइम भी, एयर भी और पोल्यूशन एक्ट भी। तो लॉ इज अबव द रिलीजन। तो ये सिविल सूट सेक्शन 9 का है, इट इज अबव द रिलीजन। रिलीजन से रिलेटेड कोई भी राइट है, कोई भी एप्लीकेशन है, सबको कोर्ट में लेकर के जाया जा सकता है, चाहे वह किसी रिलीजियस ऑफिस से ही जुड़ा क्यों ना हो, महंत से जुड़ा क्यों ना हो, पुजारी जुड़ा क्यों ना हो। अगर भले उसमें कोई पैसा नहीं मिलता आपको, कोई सैलरी आपको नहीं मिलती, फिर भी अगर राइट आप मान लीजिए 70-80 साल हम पूजा करा रहे हैं, कस्टमरी राइट हो गया, निस्वार्थ पूजा कर रहे हैं, तो हमारा राइट हो गया, सिविल राइट हो गया, राइट टू पोस्ट, अवैतनिक पोस्ट हो गई। तो चाहे कोई उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई फीस वगैरह हो या ना हो, अगर उसे कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल राइट का डिस्प्यूट होता है। जैसे मंदिर के जुलूस लेके जा रहे हैं आप, सड़क में डिस्टरबेंस हो रहा है, इंक्रोचमेंट सड़क का हो रहा है, एक आदमी कहा साहब ये सड़क के सामने जा रहे हैं, हमारे घर सामने से ग्राहक लौट जाते हैं, ये उसका राइट है, आप आधार नहीं बना सकती। जुलूस धार्मिक जुलूस है, कोई भी जुलूस हो, कोई भी राउट हो जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पूजा पाठ के अलावा हो और पूजा पाठ अपनी जगह पर हो, वो राइट सेकुलर राइट होता है, कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोध्या वाले मामले में,
कितना लोगों ने कहा कि नहीं धार्मिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। आस्था का प्रश्न तो है, लेकिन हमको निपटारा किस पर करना है? हमें निपटारा इस पर नहीं करना है कि क्या होता था, हमें निपटारा इस पर करना है कि जो जमीन है वो किसकी है। तो जमीन की ओनरशिप को डिसाइड करने के लिए इतने सालों मुकदमे लड़े, क्योंकि धार्मिक आस्था का प्रश्न जुड़ा है, इससे सालों साल बवाल हुआ। ये इंडियन सोसाइटी की कमजोरी रही है और इसीलिए 2 क्लासेस जोड़ दिए गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन नंबर ये कह रहा है कि जितने मैटर भले रीजन से जुड़े हों लेकिन वो सिविल नेचर के हैं, अगर किसी राइट से जुड़े हुए हैं तो सिविल राइट से जुड़े हुए हैं, तो उन पर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। दूसरा ये कह रहा है इसमें ऑफिस भी हो, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में कोई मंदिर है तो उसका जो रेक्टर है वो गवर्न होता है मान लीजिए साउथ इंडिया किसी टेम्पल से, तो चाहे ऑफिस ये मंदिर में ही हो चाहे बाहर भी हो, अगर मंदिर से जुड़ा हुआ कोई ऑफिस है और उसकी कुछ ड्यूटीज ऑफिस की हैं तो सिविल सूट उस पर फाइल की जा सकती है। ये आज का टॉपिक इतना जनरल है। अब अगले टर्म में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली, इसमें कुछ हम आपको केस बताएंगे। आज हमने डिस्कस कर दिया आपको समझाने के लिए। यही समझने की बात है कि सिविल राइट, सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन इनहेरेंट जुरिडिक्शन है। जब तक उसे वापस न लिया जाए, हटाया न जाए, तब तक सिविल कोर्ट में जुरिडिक्शन होता है। लेकिन इसके आगे भी ला है। आगे ला क्या है कि सिविल कोर्ट जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन जहां ये मान के चलेंगे कि अगर निकाला भी गया है कोई तो सिविल कोर्ट के पास तब भी राइट है एडजुडिकेट करने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर हो सकते हैं जो सिविल सूट से रिलेटेड हो, निकाल लिया गया है। हो सकता 1-2 इशू पर वो जो लॉ है जिसने जो जुरिडिक्शन निकाला, जिसने लॉ बना है, हो सकता न निकाला हो, साइलेंट हो, उस पर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन एक्सरसाइज हो सकता है। या आपने ट्राइब्यूनल डिसाइड कर दिया कोई चीज और बेईमानी कर लिया, फ्रॉड कर लिया, अनडू इन्फ्लुएंस हो गया, तब अनडू इन्फ्लुएंस कहां जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएगा। तब उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इशू से मैटर सिविल सूट से बाहर, सिविल कोर्ट से बाहर कर भी दिया गया है, अब वो सिविल नेचर का है, किसी न किसी तरीके जुड़ा हुआ है, तो भले वो निकाल दिया गया है लेकिन सिविल सूट फिर भी वो डिसाइड कर सकता है अगर उसे लगता है कि न्याय उस इंस्टीट्यूट में लिटिगेंट को ठीक से नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट न्याय को कंप्लीट करने के लिए अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। अगले लेक्चर में इसी पर चर्चा करेंगे। दोबारा इसी को रिपीट करेंगे लेक्चर को, कुछ केसेस बताने के साथ साथ, ताकि और आपका क्लियर हो जाए। थैंक यू।